अवाम की हुकूमत लाएंगे, इनसे चल नहीं सकता मुल्क। रावलपिंडी आप मेरा गवाह हो, भुट्टो शहीद ने टूटा हुआ मुल्क को जोड़ा। दुख्तरे मशरिक को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, दुनिया में पाकिस्तान की पहचान को बम धमाके में सरेआम शहीद कर दी गई। इस मुआशी सूरत हाल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8 लाख लोगों को निकाला गया। हमारी तरफ मत देखो, हम इदारों को बंद कर रहे हैं। नया पाकिस्तान के नाम पे सियासी यतीमों का राज है। 2020 को अवामी हुकूमत लाने वाला का साल होना पड़ेगा। 2020 अवामी राज का साल होगा, साफ और शफाफ इलेक्शंस का साल होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। 12 साल पहले लियाकत बाग जलसे के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। आज 12 साल बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने उसी लियाकत बाग में जलसा किया और जैसे आपने सुना यही कहा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चारों सूबों की जंजीर थी। अब इन दो तारीखों के बीच क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत भी हासिल कर सकी, लेकिन उसके जहां चाहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को 18वीं तरमीम दी, डिवोल्यूशन दिया, NFC अवार्ड दिया, आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान पैकेज दिया, पीपल्स पार्टी के मुखालफीन बात करते हैं करप्शन की, इंतहा पसंदी की, कराची में बदअमनी से बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की, उस पर बात करेंगे और आज की सूरत हाल की भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ का हिस्सा तो है, लेकिन सिंध में भी उसकी हुकूमत कायम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि उनकी वालदा साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नुमाया मीरास है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। ये बात कितनी इसमें वज़न है उस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा, साथ में सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम नगार, कई बार हम उनको बुला चुके हैं और बुलाते रहते हैं, अमार मसूद साहब, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं, वकील हैं और कॉलम नगार भी हैं शहाब ओस्तो साहब। गुफ्तगू जारी रहेगी इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू दो राय। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 12वीं बरसी के मुतालिक बात की जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी के आज के जलसे की बात की जा रही है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अगर आपसे आगाज़ करें, जो बात हो रही है आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, सानिया नश्तर साहिबा ने कहा कि हम डेटा को सामने रखते हुए इसको एफिशिएंट कर रहे हैं और मुल्क के एक्सचेकर को माली नुकसान से, बेबुनियाद माली नुकसान से महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को हम हटा रहे हैं, जो कि 8 लाख लोग के करीब है, उसको फिर रिप्लेस किया जाएगा उन लोगों से जो इसके मुस्तहिक हैं। किस तरह देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भी जलसे से आ रही हूँ। यकीनन हमारे लिए ये दिन जो है, हर साल 27 दिसंबर नहीं, मैं समझती हूँ कि हर दिन हमें बीबी की कमी का उतना ही शिद्दत से एहसास होता है जितना मेरे ख्याल में हर उस मजदूर, किसान, उनके चाहने वाले, जियाले, जिसको ये पता था, जिसका नारा था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, जो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ देखता था एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जो प्रॉस्परस पाकिस्तान हो, पीसफुल पाकिस्तान हो, जिसमें शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी ना हो। तो आज हमें, मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमने एक ऐसे लीडर को खो दिया जिसके विजन को आज सब तस्लीम करते हैं। मतलब जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जॉर्ज बुश को 35 साल की उम्र में ये कहा कि आप जिस मॉन्स्टर को तख्लीक कर रहे हैं अफगानिस्तान में, एक दिन ये आपको भी आके हॉन्ट करेगा, और फिर देखा 11 साल के बाद 9/11 की सूरत में कि ये हुआ। इसी तरह से शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ उनकी एक आवाज़ जो है बहुत मजबूत आवाज़ थी। फिर उनकी ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन की जब उन्होंने बात की, तो आज हम देखते हैं कि अफ्रीका से लेके रवांडा तक जो है इसको तस्लीम किया जा रहा है।
बेनज़ीर भुट्टो, अब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात मैं करूंगी तो मैं उस लीडर की बात कर रही हूँ जिसकी सोच ये थी, जो ये समझती थी कि जब खेतों में कपास चुनती औरत के पाँव में जूती पहनाई जाएगी तो वो कौम की तरक्की की महराज होगी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनकी इसी जो है तस्वुर, इसी सोच, इसी विजन का अक्स था। और आज जो तनकीद कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को अपनी अपनी हुकूमती कामयाबी बताते थे। आपका सियासी उमूर पर आपकी गहरी नज़र है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तरह से इंतखाबी ट्रजेक्टरी रही है, वोट शेयर उसके जो क्रिटिक्स है कह रहे हैं कम से कम होता जा रहा है, और एक ऐसी जमात जिसको कहा जाता था कि ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी सियासी जमात है, वो अब सिंध तक महदूद हो गई है। आपके करीब क्या कुछ करना चाहिए उसको बहाल करने के लिए, और वो क्या वजूहात थे जिससे ये डिक्लाइन देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी डिक्लाइन की जो वजह है वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। उनके जाने से इस मुल्क की सियासत में, जमहूरियत में और 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट में जो खला पैदा हुआ है, इट इज़ सो ह्यूज कि उसको पुर करने के लिए क्रिएटेड लोग और खिलौने हमारे सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन उन खिलौनों से जो है वो खला पुर नहीं हो रहा। उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है, खातून होने की हैसियत से बेइंतहा अहम है, और पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में जो उन्होंने बात की वो बहुत अहम बात है। जो डिक्लाइन की बात है उसमें सिर्फ 1 पॉइंट बात है कि पीपल्स पार्टी प्रिपेयर्ड नहीं थी मेरे ख्याल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जाने का। और जब वो अचानक से एक हादसे की, एक सानहे की सूरत में चली गई, तो फिर उसके बाद जो हुकूमत आई उसमें गवर्नेंस के बहुत इश्यूज रहे हैं। लेकिन ये भी तस्लीम करना चाहिए कि जो कानूनी सतह पर, आईनी सतह पर अगर कभी भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई काम हुआ है तो उसका सेहरा ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को जाता है। दूसरी जमातें जो गवर्नर्स में बहुत अच्छी हैं, उनकी कानून साजी की तरफ तवज्जो कम जाती है। और ये बड़ा लेजिटिमेट तरीका था कि एक हुकूमत जो कि पीपल्स पार्टी को दी गई, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में तस्लीम की जाती थी कि पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में अपना असर रखती है। उसके बाद जो गवर्नेंस हमें सामने आई 2013 में, वो 2008 के बाद, तो वो हमें ये लगता है कि वो उस विजन के मुताबिक नहीं थी जो बेनज़ीर का विजन था। उससे बहुत मुख्तलिफ बातें हुई और मुझे यूँ लगता है कि उसके बाद थोड़ा सा वोटर की डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है जिसकी वजह से ये डिक्लाइन आया पॉलिटिकल। दूसरा, कुछ गवर्नर्स के इश्यूज इतने अहम रहे हैं कि लोग थोड़े से मायूस भी हुए हैं। यही सवाल अगर शहाब ओस्तो साहब से करें, लेकिन एक मुख्तलिफ तनाजुर में। शहाब साहब, अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रेटरिक है बहुत ज़्यादा बुलंद है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं रखता। रोटी कपड़ा मकान का तो नारा लगता है लेकिन सबसे बुनियादी सहूलत पानी है। आपने इस पर काम भी किया, पिटिशन भी किया अदालत उज़्मा में, उस सिलसिले में वाटर कमीशन को भी तश्कील दिया, जिसके बाद फिर कारकर्दगी भी उस वाटर कमीशन की सामने आई और ये पता चला कि सिंध में 77% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। जो लियारी और मलीर के जो दरिया हैं वो भी अब सीवरेज लाइंस बन गए हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ा सा मुख्तसर आज के दिन के हवाले से ज़रूर कुछ कहूँगा कि बेनज़ीर साहिबा को आज के दिन, आज से 12 साल पहले शहीद किया गया था। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो यकीनन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रहा है इस मुल्क का। और इनकी अगर आप 1966-67 के बाद अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे नज़र रखें, देखें, तो आपको नज़र आएगा कि एक दौर है पूरा जिसमें एक नई सियासत को जो है वो फॉर्ज किया गया है, जिसमें अवाम जो है वो एक मरकज़ी
जो है नैरेटिव का मरकज़ी प्राइमा डोना, मरकज़ी करैक्टर के तौर पे जो है वो पहली दफ़ा उभरा था। और चूँकि उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड में ख़ास तौर पे ये पॉपुलिस्ट सोशलिस्ट जो ट्रेंड था वो पूरे थर्ड वर्ल्ड में था, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उसके अलावा जो यहाँ पे कैपिटलिस्ट और फाइनेंशियल क्लासेस का यहाँ पे जो डोमिनेशन था, उसको तोड़ने के लिए कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और उस वक्त पाकिस्तान एक सिविल वॉर की सिचुएशन से भी फेस कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि उसने ये सारे मसाइल को अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के ज़रिए और फिर उसके बाद अमली तौर पे भी, ख़ास तौर पे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब तकरीबन कंसेंसस के साथ पास करवाया, तो पहली दफ़ा मुल्क में एक ऐसी होप पैदा हुई कि यहाँ पे अब रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के साथ इस मुल्क को चलाया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि 4 साल के बाद ही फिर कू आ गया और पाकिस्तान फिर 11-12 साल की एक तारीख़ एक दौर में जो है वो उसको फेंक दिया गया और आज तक हम भुगत रहे हैं। बेनज़ीर साहिबा को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूँ कि बेनज़ीर साहिबा और शायद जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी में फ़र्क ये है कि बेनज़ीर साहब नो डाउट भुट्टो साहब की बेटी थी, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने अपनी तारीख़ ख़ुद लिखी भी। आप देखें कि 1977 के बाद राइट अप टू 1988 उनकी एक जदोजहद रही। उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किए एज अ पॉलिटिकल लीडर और एक स्ट्रेटजिशियन, एक पॉलिसी मेकर और एक फ़िलासफ़र के तौर पे भी, और ख़ास तौर पे ख़ातून होने के नाते से तो उनकी कंट्रीब्यूशन नो डाउट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से। तो अब ये बैकग्राउंड में इसलिए आपके सामने पेश करना चाह रहा था कि देखें इतना नोबल एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इनका एसेट था। पीपल्स पार्टी के अंदर जो मैं इसको देख रहा हूँ वो एक कंपोजिशनल चेंज आया। जो वर्किंग क्लास था, जो ग्रास रूट्स थी जिसके साथ पीपल्स पार्टी जुड़ी हुई थी, उसकी जगह पे मैं समझता हूँ कि फ्यूडल क्लासेस को ज़्यादा जगह दी गई और फिर वो मिडिल क्लास के लीडर्स जो बज़ाते ख़ुद उस सियासत की पैदावार थे, उसकी क्रिएशन थे, वो भी उस फ्यूडल माइंडसेट का शिकार हुए, ख़ास तौर पे सिंध में। तो उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है और सबसे बड़ा उसका जो आपको इस वक्त जो मैनिफेस्टेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा पब्लिक सर्विसेज में और गवर्नेंस में। पिछले 12 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में लगातार हुकूमत है। अगर पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी गवर्नेंस और डिलीवरी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और डिलीवरी ऑफ बेसिक एटलीस्ट यूटिलिटीज़ और सर्विसेज अगर इंश्योर करती, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो उनको सेटबैक बार बार होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी नहीं आई भुट्टो साहब के जाने के बाद, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने साउथ पंजाब को काफ़ी हद तक रिटेन रखा था अपनी कैरिज्मेटिक लीडरशिप के ज़रिए और अपनी पॉलिसीज़ के साथ जुड़ी रहती थी। हालांकि सोशलिज़म का तो उन्होंने भी काफ़ी अपना डाइल्यूट किया था प्रोग्राम, लेकिन कम से कम वो सोशल कमिटमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो कमिटेड थी। लेकिन सिंध में प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक तो वो जो सोशल कमिटमेंट है उसको अमली तौर पे अपनी गवर्नेंस के थ्रू अभी तक जो है पीपल्स पार्टी 12 साल के इतने तवील अरसे के बावजूद भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। नो डाउट वो इलेक्शन जीतते हैं। साहब क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है, वक्फा लेंगे और के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल और माजी की बात हो रही थी। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, अगर ये दो नुकात अमार साहब और शहाब साहब ने जो उठाए हैं, इनको अगर जोड़ दिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 1970 में इतनी ज़्यादा मकबूल वाज़े हुई थी तो उसका जो वैन गार्ड था नज़रियाती था। उसमें मुबशर हसन साहब भी थे, मिराज खालिद साहब भी थे, जे रहीम साहब भी थे, कुछ ऐसे नाम जो कि उस ज़माने से जोड़े जाते हैं और फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूरी इख्तियार करना शुरू हो गए थे।
आज जब बात की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ख़ानदानी बादशाहत है, उसमें आसिफ जरदारी साहब और उनके जो करीब लोग हैं वो ही हैं, जो उसका एक लेफ़्ट विंग अप्रोच था वो ज़्यादा से ज़्यादा डायलूट होता रहा और वडेरों की सियासी जमात बन गई, उसको किस तरह देखती हैं जनाब सेनेटर साहिबा? देखिए, बात यह है कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं कहूँगी कि जी मेरा जो है पीएसएफ का प्लेटफॉर्म था, मिडिल क्लास थी, और पीपल्स पार्टी ने मुझे वो मौका दिया कि मैं सेनेट के फोरम तक पहुंची। मैं अपने इर्द गिर्द रज़ा रब्बानी को देखती हूँ। आज के जलसे में मैं वकार मेहदी को देख रही थी, मैं राशिद रब्बानी को देख रही थी, मैं कायम अली शाह को देख रही थी, खुर्शीद शाह गिरफ्तार है। मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो मुझे चेहरे तो वही शनासा नजर आते हैं। हाँ, आपका सवाल जो है उसका जवाब ये है कि यकीनन हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के लिए तैयार नहीं थे, कोई भी नहीं था, ये मुल्क भी तैयार नहीं था। वो मैं उनके साथ सफ़र करके आई और मुझे उनके साथ आखिरी उम्रा करने का भी शर्फ हासिल हुआ जब उन्होंने, अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि बेनज़ीर साहिबा का वापसी का सफ़र कब शुरू हुआ, तो मैं कहती हूँ 18 जून 2007, क्योंकि वो वापसी की नीयत से उम्रा करके आई थी। हम जब उम्रा करके निकले तो उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड टुडे वी हैव परफॉर्म्ड उम्रा टुडे, टुडे इज 18, 1 and 8 9 and 9 इज माई लकी नंबर। तो मैं आप उनका बिलीफ, उनका जो प्रोग्राम था जो उन्होंने डिस्कस किया, पूरी तैयारी थी। हम पहले तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के गम और दुख से नहीं निकले, और उसके बाद आपको पता है पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत मिलती है वो टूटी फूटी कटी, आपको हमें कभी भी मैनेज्ड किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं जिसमें आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आती, अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत मिली, हर सड़क पे धमाके मिले, ऐसे धमाके जो कि कराची को, आप देखें कि कराची दहशतगर्दी का गढ़ था। आप ये देखें कि सबात ऑपरेशन का ऐलान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था। उन्होंने ऐलान किया था पूरे नेशन को कि हमें अभी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से अपने मुल्क को बचाना है। और फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 10 साल के बाद, मार्शल्लाह के 10 साल के बाद की जो हुकूमत मिली, उसमें ना आइन था, उसमें बलोचिस्तान जख्म खुर्दा था। उस वक्त लोग अगर वो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाते, जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अवाम पे कर्ज है, तो पाकिस्तान जो हो रहा था ना बीबी की शहादत वाले दिन, उसका अंजाम बड़ा खतरनाक और खौफनाक था। फिर आप सिंध और कराची की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि डिवाइडेड मैंडेट है, एक ऐसा शहर जो सबको रोजगार देता है, जो कि फैला उस तमाम अरसे का कोई हिसाब नहीं लेता कि जिस वक्त जो है 10-10 साल के मार्शल लॉ के अंदर उसमें जो है महाजरीन भी आए, उसके अंदर जो है क्लैशनकोव्स भी आई, उसमें ड्रग्स भी आई, और वो शहर जो है वो कैसा शहर बन गया। यानी वो शहर जो सबको रोजगार देने वाला, रोशनियों का शहर, सिर्फ जो है बगैर किसी प्लानिंग के फैला, और उसके अंदर हर वो चीज आ गई जिससे हम खौफ खाते थे। फिर उसमें दोबारा रिवाइव करना, फिर उस तरीके से कि वो जो प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, उनके साथ आपको सरवाइव करना है, सस्टेन करना है। आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, ये एक तल हकीकत है। आप एब्सोल्यूट पावर की बात करें तो कभी मेमोगेट आता है, कभी कुछ और आता है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल के बाद खत्म हुई, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने फिर भी अपनी तमाम काविशों को जारी रखा और पार्लिमानी सिस्टम को डैमेज नहीं होने दिया। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी किसी मुर्सी सियासत की वजह से नहीं है, वो पार्टी के अंदर इत्तेहाद की अलामत है, यूनिटी की अलामत है, वो बीबी के पैगाम को लेके आगे चल रहे हैं। मुझसे कोई पूछेगा, मेरा वोट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का है, हर पीपल्स पार्टी के जाले और वर्कर का वोट बिलावल भुट्टो जरदारी का है, और उन्होंने अपनी जगह भी खुद बनाई है बीबी शहीद की तरह। साहब, ये सहर साहिबा की जरा बात को कंटिन्यू करते हुए, जो पहला नुक्ता है इंतहा पसंदी का, जो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2008 में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान के हर कोने में से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, उसके साथ मुकाबला करना था। उस पर जो अभी पहले बात हो रही थी कि शहीद मोहतरमा ने जॉर्ज बुश को कहा, सहर साहिबा ने हवाला दिया कि ये आपके गले पड़ेगा, ये एक मसला है। तो यही जो क्रिटिसिज्म होती है कि शहीद मोहतरमा ने और नसीरुल्लाह बाबर साहब ने इन्हीं तालिबान को रिकग्नाइज़ किया था, अफ़गानिस्तान में इनको सपोर्ट भी किया था, और फिर उसकी दहाई बाद जब स्वात में ये इंतहा पसंदी देखने को मिली तो आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकियों के डिसेंट के बावजूद निज़ाम अदल रेगुलेशन नाफिज किया स्वात में, और फिर उसके बाद एक इंसर्जेंसी सामने आई। किस तरह देखते हैं जनाब, ये मिक्स्ड रिकॉर्ड है वीज़ा वी टेररिज्म?
देखिए, दहशतगर्दी के हवाले से जहाँ तक बात है ना, तो उसमें हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी खारजा पॉलिसी में कुछ बुनियादी ऐसे गलत डिसीजंस किए गए हैं कि जिसका भुगतान आज तक हम भुगत रहे हैं। अब उस स्टेज पे मैं छोटा था, आप तो बहुत ही छोटे होंगे या नहीं होंगे, तो उस ज़माने में हमें ये सिखाया गया कि हमने अफगान जहाद में जाना है और हमने रूस को गर्म पानियों से तक पहुंचने से रोकना है, और हमें पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं था कि रूस को क्यों गर्म पानियों तक पहुंचने से रोकना है। तो वो एक डिक्टेटर का फैसला था, उसने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में बहुत तकलीफ दे सूरत हाल में हमें नजर आते हैं। ये बात हमने कई दफा देखी है कि जब उसके समरात या उसके मजमरात पाकिस्तान तक आते हैं तो फिर आप जाहिर है गुज़िश्ता 11 साल में जो अलम पाकिस्तान के साथ हो चुका है उसको तब्दील नहीं कर सकते, फिर आपको मौजूदा सूरत हाल से डील करना है। तो अगर जो सवात में आपने ऑपरेशन किया, बुनियादी तौर पे तो देखिए कि वो उसी बैकग्राउंड में था कि जिस ज़माने में मार्शल लॉ लगा था और हमने अफगान वॉर शुरू की गई थी। लेकिन जब उसके असरात पाकिस्तान पे आते हैं, और बहुत सारे सेन लोगों ने ये बताया था कि हमें इस जंग में अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए, इसके असरात पाकिस्तान तक आएंगे। तो जब ये असरात पाकिस्तान तक आते हैं तो फिर उस वक्त आपको फौरी तौर पर कुछ डिसीजंस करने होते हैं। उस जमाने में जो दहशतगर्दी का आलम था वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह था, हर रोज़ धमाके होते थे। ख़ास तौर पे जो हमारे भाई KPK में जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाके हुए। मारूफ था कि हर जुमे को 2 या 3 धमाके पेशावर में होते हैं, और फिर उसमें कुछ बातें ऐसी भी आई हमारे सामने कि तालिबान आ गए हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस्लामाबाद पर हमला करने लगे हैं। तो ये बहुत तकलीफदेह बातें थी। लेकिन इसका हल कहाँ पैदा होता है? इसका हल बहरहाल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में पोशीदा है। शहाब साहब, पॉलिटिक्स, जमहूरियत, गवर्नेंस, ये वो आपके हल हैं इन बहुत ज़्यादा बुनियादी मसाइल के। किस तरह देखते हैं जनाब? और सूबा सिंध के जो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो यकीनन यही रहा है कि वो एंटी एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं और सेकुलर रहे हैं। ये तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मैं समझता हूँ मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक वाहिद पार्टी है जिसने सेकुलरिज्म पे और एक्सट्रीमिज़म पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अगर देखा जाए तो बेनज़ीर साहिबा की शहादत भी जो है वो इसी कॉज की वजह से हुई है। तो ये तो क्रेडिट यकीनन इनको जाता है। अब मसला ये है कि आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप टेररिज्म को या वायलेंस को या क्राइम को कोआर्सिव एपरेटस के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। और बेतहाशा जो है वो यहाँ पे जो लेजिस्लेशंस हुए हैं, ड्रैकोनियन लॉज बने हैं, एंटी टेररिस्ट एक्ट्स जो बनाए गए हैं जिसमें बेल तक की आपको जो है कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि ये तस्वर अभी भी है कि स्टेट जो है वो अपने कोआर्सिव एपरेटस के ज़रिए इन सारे मसाइल को, एक्सट्रीमिज़म और जो इंतहा पसंदी है उसको वो ख़त्म कर सकती है, टेररिज्म को ख़त्म कर सकती है। लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में टेररिज्म को 2 तरीके से लड़ा जाता है। एक तो बिल्कुल आप अपनी स्टेट के जितने भी कोआर्सिव एपरेटस से इंटेलिजेंस एसेट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स और इकोनॉमिक और सोशल इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। गवर्नेंस ठीक और शहाब साहब सोशल इंडिकेटर्स और बेसिक इंडिकेटर्स के हवाले से भी जवाब देते हैं सर, क्योंकि फिर हम शो रैप अप करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जब तक आप पॉवर्टी को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप बैकवर्डनेस को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप जो एम्पावरमेंट है जो बढ़ती जा रही है, ये न्यू लिबरल इकोनॉमी जो लेके आके बैठ गए हैं, ये पीपल्स पार्टी ने भी किया, इन्होंने भी किया, ये IMF के प्रोग्राम्स पे चलते हैं। ये जो वर्किंग क्लासेस को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आज भी इमरान खान साहब जो है अवार्ड्स दे रहे हैं कैपिटलिस्ट और फाइनेंशियल क्लासेस को, लेकिन आज तक मुझको अफसोस है
कि वर्किंग क्लासेस की, गुर्बत की और पसमानदगी की कोई बात ही नहीं है, नैरेटिव में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ये करती रही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी भी सिर्फ एक नैरेटिव को जगाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए करती है, लेकिन पॉलिसीज़ अगर आप सिंध में आप आएंगे तो आपको ठोस उसका कोई मैनिफेस्टेशन, उसका कोई यहाँ पे कोई ऐसा सबूत नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि अमली तौर पे जो क्लास टेक ओवर कर गया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, वो दरअसल ख़ुद एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों में गरीब आदमी की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो मजबूरन कभी किसी वडेरे, किसी सरदार, किसी जो है वो चेंज मेकर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही बड़ा अलमिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिप्रेशन का शिकार भी गरीब होता है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार भी गरीब होता है, IMF के प्रोग्राम का शिकार भी गरीब होता है, और बैड गवर्नेंस का शिकार सबसे ज़्यादा गरीब होता है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और पीपल्स पार्टी सिंध में कम से कम इस इशू को टेकअप कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, क्योंकि इनको अब यहाँ पे जैसे सेनेटर साहबा कह रही थी, इनको यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। ये सिंध में तो कम से कम नहीं कह सकते कि हमको मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में इनको वाकई प्रॉब्लम थे, वो ज़माना भी डिफरेंट था, लेकिन सिंध में अब कराची में भी ये बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि कराची में अब काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी हद तक पीसफुल है कराची। यहाँ पे आप हर हवाले से इकोनॉमिक, सोशल इनिशिएटिव ले सकते हैं, सर्विसेज बेहतर कर सकते हैं, यहाँ पे गवर्नेंस ठीक कर सकते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर सकते हैं आप। इंटीरियर सिंध की हालत जो है आप देखें, वहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, स्कूल हज़ारों की तादाद में बंद पड़े हुए हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा के डॉक्टर लगवाते हैं। इसी पे शहाब साहब, क्योंकि अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मुख्तसरन सेनेटर साहिर साहिबा, जो बात की जाती है डिवोल्यूशन की और कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को गवर्न करने नहीं देती, खुद नहीं गवर्न करती, किस तरह देखती हैं? इसका हल है और फिर क्लोज करते हैं। देखिए, मैं इसमें हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन एक नैरेटिव ऐसा बन गया कि हम उसको देखते नहीं। मैं यकीन जब कराची की बात आती है, सिंस आई बिलोंग टू कराची, तो मैं कहूँगी कि इतने फैले हुए प्रॉब्लम्स हैं, और उसके अंदर आपको ये पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, और फिर वो इश्यूज रहते हैं, और हम देखते हैं कि इश्यूज बनते भी हैं। लेकिन NICBD हॉस्पिटल्स देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लें, अपॉर्चुनिटीज़ देखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखें, लेजिस्लेशन देखें, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए। लेकिन शायद अब आप मुझे क्लोजिंग के वक्त में कह रहे हैं तो उन प्रोग्राम्स नहीं, जिक्र करें जी, वो प्रोड्यूसर साहब कहेंगे तो करेंगे। देखें बात यह है कि अगर आप ये देखें कि थर से कोल निकालना जो है वो एक ख्वाब ही था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसको करके दिखाया। वहां पर जितनी रिफॉर्म्स हुई हैं, अब अगर मैं थर को देखती हूँ तो मुझे रेगिस्तान नजर नहीं आता। हाँ, अगर उनका एक कल्चर, उनका ट्रेडिशन है। अगर मैंने जब सखर में IBA यूनिवर्सिटी देखी तो मैं उसको किसी भी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर सकती थी। इसी तरीके से NICBD हॉस्पिटल मैंने सखर में भी देखा, मैंने कराची में भी देखा। मैं समझती हूँ कि फ्री ट्रीटमेंट पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। ये सिंध हुकूमत ही कर रही है ऐसे वक्त में, जबकि आप ये देखें कि फेडरल हुकूमत जो है वो दवाइयों की कीमतें भी बढ़ा रही है, और फेडरल हुकूमत जो है वो मुफ्त इलाज भी खत्म कर रही है। तो यहाँ ये जरूर है कि सिंध को उसके हिस्से का बजट नहीं मिलता, उसके हिस्से के रिसोर्सेज नहीं मिलते, और ये एक अलमिया है। और फिर ये कि जब फेडरल हुकूमत अपनी तमाम तर काविशें, कोशिशें, रिसोर्सेज, अथॉरिटी, मनसब सिर्फ इसी बात पे लगाए कि जो है वो सिंध की हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जाए या उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए, उनके जो MNA इलेक्टेड हैं या उनके जो MPs हैं वो अपना किरदार अदा ना करें, और सिंध के लिए ऐलान तो हो, सिंध के अंदर यूनिवर्सिटी का ऐलान प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनने वाली भी इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी की भी तख्लीक ना हो। तो ये सब, इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पे आपको ये लगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है कभी गवर्नर राज की बात करती हो, कभी IG पुलिस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, कभी जो है वो सिंध हुकूमत के मर्जी के बगैर घर मिसमार होते हो। तो प्रॉब्लम्स जो है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की और पीपल्स पार्टी के तमाम, हम कहीं फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, हम इन्हीं सड़कों पे बड़े हुए हैं, और हमारे पूरी एक लगन, ख्वाहिशात हम देखना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई ओनली ब्रदर इन कराची, मैं देखना चाहती हूँ कि कराची की शाहराहों पे अमन हो, लेकिन ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं। हम अफगान रेफ्यूजीज की वापसी की बातें सुनते जरूर हैं, उससे अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं, जब तक एक सूबे को उसके मुकम्मल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो यकीनन बढ़े हुए रहेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी कमिटमेंट
पे और अपने प्रोग्राम पे पूरी तरह से जो है वो स्टैंड करती सेनेटर है। सहर कामरान साहिबा, अमार मसूद साहब, शहाब ओस्तो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बोलने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।